शब्द क्या अर्थ क्या होता है? संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है, छोटा करना। किसी भी बड़ी चीज को हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, तो संक्षेपण का मतलब है छोटा करना। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, लॉकडाउन से पहले आपकी जो यूपीएसआई की परीक्षा थी उसमें भी संक्षेपण आने की संभावना चल रही थी। लॉकडाउन से पहले आपके यूपीएसआई के जो परीक्षा है उसको परीक्षा को बदलने का प्रोग्राम चल रहा था, किसे बदल दिया जाए, पीटी और मेंस कर दिया जाए। मेंस इस तरह से रहे तो मेंस में हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स ये रखा जाना था कि इस आधार पर कुछ ऐसा रखेंगे। तो ये एक बन रहा था, ये गुप्त सूत्रों से मुझे पता चला था अंदर से ही, जो हमारे रिलेटिव है वहाँ पर। फिर यह हुआ कि कोरोना आ गया और कोरोना के चलते में फिर क्या हुआ कि उस चीज को वहाँ पे ही स्टॉप कर दिया, यानी वो चीज आगे नहीं बढ़ी। तो अब कहने का मतलब है कि जब उस टाइम पे मुझे पता चला था तो मैंने ये संक्षेपण तभी ऐड किया था कि एमपीएसआई में तो आता ही है, तो स्वाभाविक सी बात है जो जिस परीक्षा में पूछा जाएगा उसके आधार पे होगा, तो एमपीएसआई में आता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को भी इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर फ्यूचर में कभी भी अगर वो बदल जाता है, जो बदलाव आना ही था फिर वो अगर फिर से आता है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं ऐसे डर जाते हैं कि संक्षेपण पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन की बात आती है तो वहां पे आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास 4 उत्तर दिए होते हैं पहले से, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है। संक्षेपण की परिभाषा कहती है किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। यानी कोई चीज दे रखी है उसको उसका छोटा करके प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण 2 प्रकार का होता है, धारा प्रवाह, एक काट लो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, धारा प्रवाह संक्षेपण तथा सारणी संक्षेपण। धारा प्रवाह संक्षेपण क्या होता है कि इसमें किसी मुद्रित, लिखित अथवा कथित विषय में दी गई सामग्री को क्रमशः व्यवस्थित रूप से संक्षिप्त किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो दिया होता है वो पैराग्राफ में दिया होगा, ठीक है, अगर पैराग्राफ में 100 शब्द आपको दिए हुए तो आपको उसका जो संक्षेपण करना है वो 30 शब्द के अंदर करना है, 30 से 35 शब्द के अंदर आपको संक्षेपण करना होता है, ठीक है, उसको कहा गया है। और दूसरा आता है सारणी संक्षेपण। सारणी संक्षेपण वाला जो ऑप्शन है अगर आप देखेंगे तो ये आपकी आरओ मेंस की परीक्षा में भी आता है। जो आरओ मेंस की परीक्षा आप देंगे तो वहां पर आपसे पत्र का सारणी संक्षेपण करवाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किसी विभाग में बहुत सारे पत्र आते हैं, तो सारे पत्रों को हर रोज तो पढ़ के नहीं देख सकते, तो एक रजिस्टर बनता है और उस रजिस्टर में क्या होता है कि क्रम संख्या आएगा, डेट रहेगी, फिर पत्र कहाँ से आया था, किसके पास से और किसके लिए था, विषय क्या था, ये चीज उसमें नोट डाउन कर दी जाती है और नंबर लिख दिया और उन पत्रों को वैसे क्रम से लगा दिया जाता है। तो अब क्या है कि हमने पत्रों को उठा के और इस तरह से जो ये लिस्ट बनाई है तो ये क्या है, एक तरह से सारणी का रूप लेते हैं, तो इसी को कहते हैं हम सारणी संक्षेपण। यानी जब हम किसी चीज का संक्षेपण करते हैं सारणी के रूप में तो वो हमारा कहलाता है सारणी संक्षेपण, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे ये संक्षेपण होता है आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम आप देंगे तो वहां पे आपका ये संक्षेपण करने को दिया जाएगा। और जब आप आरओ के मेंस की बात करेंगे तो उसमें आपको गद्यांश लिखने को आता है और एक ऑप्शन आपका होता है कि पत्र का आपको सारांश लिखना होता है, तो वहां पे आता है ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, संक्षेपण के क्या नियम होते हैं, क्या सावधानी हमें बरतनी होती है। तो पहला पॉइंट कहता है सर्वप्रथम मूल गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका भाव समझना चाहिए। यानी हमें पहले गद्यांश पढ़ना है बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अपठित गद्यांश किया था। तो अपठित गद्यांश में हमने क्या किया था कि उन्हें पढ़कर और फिर उसके प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, गद्यांश दिया होगा उसे पढ़कर उसका मूल भाव समझना है और उसे अपने शब्दों में छोटा करके लिखना है। मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। जब आप कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपको जैसे छोटा करना है और जिन शब्दों को उसमें रखना है या जिस लाइन को रखना है उसे आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं और फिर बाद में जब अपने शब्दों में लिख रहे हैं वहां उसे प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखना चाहिए। संक्षेपण में भाषा शैली अन्य पुरुष की होनी चाहिए, ठीक है। जो संक्षेपण आप लिख रहे हैं, अगर मान लो संक्षेपण जो आपको पैराग्राफ दिया है उसमें कोई डायरेक्ट वाली फॉर्म में भी है, कोई संवाद भी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है उसे अन्य पुरुष शैली में परिवर्तित कर देना है संक्षेपण की विशेषताएं। संक्षेपण की क्या विशेषताएं होती हैं? संक्षेपण सामान्यतः मूल गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर 100 शब्द आपको लिखने के लिए लिख कर दिए हैं, जो गद्यांश आपको मिला है, तो आपको उसे 30 से 35 शब्द के अंदर ही समेटना होगा, ठीक है, वो संक्षेपण होगा। यदि संक्षेपण की शब्द संख्या निर्धारित हो तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कभी कभी एग्जामिनर जब आपको देता है, ये सब्जेक्टिव की बात मैं बता रही हूँ, तो उसमें वो शब्द संख्या लिख देता है कि 250 शब्द या 300 शब्द है, तो आपको उसी से डिवाइड करके फिर अपना टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे इतने में इसका संक्षेपण लिख देना है। आगे दिया है संक्षेपण में व्याकरण संबंधित गलतियां नहीं होनी चाहिए। विशेष बात, जब आप लिख रहे हैं सब्जेक्टिव में अगर लिखना पड़ रहा है तो इस तरह की व्याकरण संबंधित गलतियां ना हो। दूसरा, संक्षेपण में रस, छंद, अलंकार, विशेषण आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये सारी चीज तो उस चीज को फैलाने का काम करते हैं। इन सब का प्रयोग हम किसमें करेंगे? पल्लवन में करेंगे। अगर हमारे सामने पल्लवन दिया हुआ है तो हम उसका प्रयोग करेंगे आगे दिया है संक्षेपण में वाक्य का दोहराव नहीं होना चाहिए। एक बात जो कह दी उसे दोबारा नहीं कहना चाहिए। संक्षेपण में तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। यानी जो संक्षेपण है उनमें ये सारी चीजें क्या हैं, जैसी की तैसी है, जैसी दी हुई है वैसी आपको बनानी रखनी है। संक्षेपण सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए, ठीक है। तो ये विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी और अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके। पहला प्रश्न आपके सामने दिया, परीक्षा में पूछा हुआ है, ये एमपीएसआई में पूछा गया था, तो वही प्रश्न हम देखेंगे, दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया है, ठीक है, और इस पैराग्राफ का आपको संक्षेपण करके यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया गया है कि इसका एक संक्षेपण इन चारों में से क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पैराग्राफ कहता है अंधकार में व्यक्ति भटक कर खो जाता है, वह असहाय हो जाता है, उसे लगता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं, इसलिए वह निराशा का शिकार हो जाता है। कुछ आत्मविश्वासी लोग अंधेरे में भी प्रकाश की किरण लाने के लिए बेचैन रहते हैं। यह संघर्ष ही वास्तविक मानव की पहचान है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलती है, चाहे उसे जुगनू की रोशनी मिले या दिए की। उसके मन में एक विश्वास जन्म लेता है, यहाँ तक कि कभी कभी उसकी अपनी आंखों की रोशनी ही तेज हो जाती है, इसलिए उसे रात के घने अंधेरे में भी दिखने लगता है। ये ही लोग समाज की आशा बनते हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या कहा है, लेखक कहना चाह रहा है कि जो हम मनुष्य है उसे आशावादी होना चाहिए, यानी कभी भी उसके मन में कोई निराशा नहीं आनी चाहिए। तो उसने कहा है कि जो लोग आशावादी होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी चीजों को, मतलब जैसे अगर चाहे उन्हें दीपक की रोशनी मिले या उन्हें जुगनू की, जुगनू मतलब जो कभी कभी चमकता है, ठीक है, और कई बार की उसकी अपनी खुद की आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है, ये उसका कहना है। तो कहने का मतलब है ये पैराग्राफ कहता है कि आपको निराश नहीं होना है, हमेशा आशा बना के रखनी है। अब यहाँ पे पंक्ति दी है, संक्षेपण क्या होगा इसका? श्रम का महत्व, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, सब दिन रहत न एक समान, या नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो यहाँ पे हमें ये पंक्ति कहती है श्रम का महत्व, इसमें कोई श्रम वाली बात नहीं की गई है, कट जाएगा। मजहब
मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, ऐसी कोई बात नहीं है, मजहब वाली बातें नहीं है, तो ये कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कहा कि सब दिन रहना एक समान के कुछ दिन ऐसा होता है कुछ दिन ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं कही है। हमारे पास एक ही बचता है कि नर हो न निराश करो मन को, क्योंकि इसमें यही बात कही है कि आपको अपने मन में आशा कभी नहीं छोड़नी है, हमेशा काम करते रहना है, यानी काम की तरफ लगे रहो। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कभी आपको ऐसा लगे कि जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, चारों तरफ परेशानियों ने घेर लिया है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है और आप थोड़े से झंझला जाते हैं या इस तरह से हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि सारी परिस्थितियां मेरे साथ विषम हो रही हैं, तो फोकस करना चाहिए अपने कर्म पर। अपने आप को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से काट सकते हो, जितने अपने आप को एकाकी बना सकते हो और जितने ज्यादा अपने आप को किताबों में झोंक सकते हो, उस समय में अपने आप को वैसे रखो, तो वो समय होता है। अब इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह से देखते हो तो कहीं ना कहीं जब अपने आप में ही आप लग जाते हो तो आपको समस्या का समाधान मिल जाता है। तो जीवन में इस बात को ध्यान रखना, ये जीवन के किसी भी मोड़ पर आप इसे इस तरह से कर सकते हो। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, निम्न वाक्य का संक्षेपण करना है। दिया है किसी के शरीर के अंग, उसका रंग रूप अथवा किसी व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव नहीं बदला जा सकता, 1000 उपाय करें, यदि कोई असर होगा तो वो भी अस्थायी होगा। अब इसका संक्षेपण क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए। का वर्षा जब कृषि सुखानी, कोयल होए ने उजली, सोमन साबुन लाए, या उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसका मतलब है उस वर्षा का कोई फायदा नहीं जब कृषि सूख जाए, तो इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं कही है, तो ये कट जाएगा। इसमें कहा आगे कोयल होए ना उजली, सोमन साबुन लाए, क्योंकि हमारा जो पैराग्राफ है उसने कहा है कि जिसका मूल स्वभाव जैसा होता है वो वैसा ही रहेगा, वो कभी नहीं बदल सकता। तो यहाँ पर यही कहा है कि जब कोयल काली है तो उसे चाहे सोमन साबुन लगा दो, वो तब भी उजली नहीं हो सकती। ठीक है, नंबर 3 प्रश्न देखते हैं। देखो, निम्न पंक्तियों का संक्षेपण कीजिए। मनुष्य जिस संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है, बुरे की संगति में बुरा फल मिलता है, अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है। यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उसके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। पैराग्राफ बहुत गहरी बात आपको सिखाता है। आपकी संगति आपके व्यवहार को बताती है, और आपकी संगति अगर गलत के साथ है तो आपके ऊपर भी वो कलंक लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तेते पाव पसारिए जैसी लाविसोर, सत्संगति या जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन, यानी आप जैसी संगति में रहते हैं वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। अब जैसे मान लो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे मान लो आप किसी दोस्त के साथ रहते हो, बहुत ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का दोस्त है वो, आपके मम्मी पापा को पता चलता है, आपके मम्मी पापा कहते हैं इसके साथ दिख गया ना टांगे तोड़ दूंगा, तो आप कहते हैं अरे मेरे पे कोई असर नहीं होगा इसका, आप जानते नहीं, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, कोई असर नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप चंदन का पेड़ हो और आपके ऊपर सर्प के जहर का कोई असर ना होता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी कहा जाता है समाज में। मान लो आप ये कहें कि अगर आप किसी दुर्गति यानी किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आप पे संगति का असर होता है, लेकिन एक इसको काट करने वाली एक और कहावत होती है कि आप अपने आप को चंदन का वृक्ष बनाइए, शीतलता इतनी रहे कि हजारों आप पर सर्प लपटे रहें फिर भी जहर का असर नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिए कि चंदन का पेड़ पर जब सर्प लटका रहता है तो कोई उसके नजदीक नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां बुराई लिपटी हुई है। और इसी तरह से आप अगर अपने आप को ये सोच के चलेंगे कि वहां पे तो मैं तो चंदन का पेड़ हूं, मैं तो इस बुराई को ग्रहण करूंगा ही नहीं, लेकिन कोई जा ही नहीं सकता वहां पर, अच्छा व्यक्ति या कोई बुरा व्यक्ति भी वहां पे आपकी तरफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां बुराई है, दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। तो इसलिए जीवन में इस बात को ध्यान रखो कि सबसे पहले अपनी संगति पर ध्यान दो। और देखो संगति हमारे जीवन में किस तरह का असर डालती है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 चीजें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोयला है, कोयले को आप अपने हाथ पे रख लीजिए, छूना नहीं है, बस ऐसे हाथ पे ऊपर से रख देना है और फिर गिरा दो, उसके बाद देखना है काला दाग रह जाएगा। आपके पास जैसे कोयला होता है वैसे ही दुष्ट संगति होती है, आपके पास दाग रह ही जाएगा उसका, आपने उसे छुआ नहीं, बस साथ मिला था थोड़ा सा। ये ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे प्राणी हैं, कुछ भी नशा कोई भी ऐसी चीज कुछ नहीं करते, बस आप एक काम करिए, जहाँ पे ठेका होता है ना उसके बाहर जाके बस 2 मिनट अपना मोबाइल चलाइए, 2-3 दिन, आपके पड़ोस के मोहल्ले पड़ोस के जो लोग जाते हो तो आपकी छवि बन जाएगी आपके पड़ोस में कि फलने का बेटा तो लग गया है ना। तो ये अब आप बहुत ज्यादा टल्ली होते हैं, रात में गुपचुप मंगाते हैं, ठीक है, कहीं से किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप सुबह में दूध की डेयरी के आसपास घूमिए, आपके पड़ोसी वहाँ पे देख रहे हैं और आप मत दिखाइए अपनी कि आपकी संगति कहाँ है, तो लोग क्या कहेंगे, अरे बड़ा शरीफ बालक है। आप जाएंगे नहीं, आपको पता है कि आप जैसे हैं क्या है, तो ये चीज क्या है, ये आपकी संगति दिखाती है। तो ये ध्यान रखना, हिंदी में चीजों को केवल परीक्षा के लिए याद नहीं रखनी है, ये जो चीजें आपको सिखाती है ना अपने जीवन में भी उतारना है। ठीक है, तो अच्छी संगति के साथ ही बैठना है आपको। अब देखो ध्यान दो इधर, ये सारी चीजें आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनका आपको अभ्यास करना है। अब कुछ एक तो इस तरह से आता है आपका संक्षेपण से प्रश्न, और दूसरा किस प्रकार से आता है, ये सब आपको अभ्यास करना है। दूसरा प्रश्न आता है कुछ इस तरह से, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें अतिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए, तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्य आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए, तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को परिवर्तित करना चाहिए, या तिथियों, आंकड़ों, क्रियाओं और तथ्य आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। अब ये है तो बहुत आसान लेकिन आपको गोल गोल घुमा देगा, कौन सा लिखे तो कैसे करोगे इसे। जब भी कभी इस तरह का प्रश्न आए तो प्रश्न में देखना कौन सी चीज गलत है और उसको काट देना। यहाँ पे कहा है कि संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ दिया अतिथियों, तो अतिथियों नहीं होगा, गलत, कट गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। फिर आगे दिया तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए, ये सही लग रहा है। पर आगे काट लेते हैं, तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को परिवर्तित करना चाहिए, ये मना किया गया है। आगे देता है तिथियों, आंकड़ों, क्रियाओं को नहीं यथावत बना सकते, क्योंकि क्रियाओं में तो जब हमें अन्य पुरुष शैली में लिखना है तो क्रिया तो अपने आप ही परिवर्तित होगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्रिया नहीं आएगा, बचा हमारे पास क्या, बी, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न संख्या 18 देखो, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो क्या हो, सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। सीधी, सरल, सहज, व्याकरण असम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। सीधी, सरल, असहज, व्याकरण असम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। सीधी, कठिन, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। वही आपको इसे क्रॉस विधि से ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आप बात करेंगे सीधी, कठिन, काट दो इसको, सीधी, सरल, असहज नहीं सहज, ये कट जाएगा। ठीक है, और आगे भी व्याकरण असम्मत, ये काट रहा है। फिर आगे दिया सीधी, सरल, सहज, व्याकरण असम्मत नहीं होगा, बच गया। सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये है हमारे संक्षेपण के प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको बहुत आसानी से कर लोगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आए। उत्तर दिए हुए हैं, सबका अभ्यास करके उत्तर मिलान कर लेना। ठीक है।